नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। ग्रेटर थनबर्ग टूलकिट केस में पहली गिरफ्तारी के जरिए दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश खोजने में जुट गई है। इस मामले में गिरफ्तार 21 साल की छात्रा दिशा रवि 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने उसे रविवार बेंगलुरु से गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां दिशा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है कि साजिश में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस निकिता और शांतनु की तलाश में जुट गई है। निकिता जैकब और मुंबई के गुड़गांव में ये रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। सर्च ऑपरेशन में निकिता के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की गई। आरोप है कि निकिता अंडरग्राउंड हो गई है। निकिता के खिलाफ कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। अभी ऐसा कोई तथ्य जानकारी में नहीं आया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिशा रवि को क्यों गिरफ्तार किया गया, जिनके 300 से ज्यादा एमपी हैं, 56 इंच का सीना है, वो एक 21 साल की छात्रा को गिरफ्तार कर दिल्ली से गुपचुप तरीके से पुलिस को भेजकर गिरफ्तार कराते हैं। बीजेपी सरकार दिल्ली के युवा से डरती है, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी को जेल में बंद करते हैं। आप पार्टी देश के सारे युवाओं से अपील करती है कि एक होकर मजबूती से बीजेपी सरकार को जवाब दें और उन्हें अपनी ताकत दिखाएं। आम आदमी पार्टी आज एक स्वर में ये कहना चाहती है कि जो भाजपा की केंद्र सरकार ने एक यंग एक्टिविस्ट दिशा रवि को अरेस्ट कर किया है, जो पाप किया है वो निंदनीय है और आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है, इसे कंडेम करती है। हम ये सोचते हैं कि एक इतनी बड़ी विशाल सरकार, 300 से ज़्यादा एमपीज वाली, 56 इंच की छाती वाली सरकार, एक 21 साल की स्टूडेंट, एक इन्वायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट से इतना डरती है कि दिल्ली से पुलिस भेजकर उसे गिरफ्तार करा दिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता हैं जो नाराज फूफी की तरह बर्ताव करते हैं जब नाराज फूफी को शादी में नहीं बुलाया जाता है। क्या आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपने देश के युवा को नाराज फूफी समझकर उन्हें जेलों में बंद करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रीत बिहार के निगम पार्षद बबीता खन्ना ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य समिति की बैठक में विवादित बयान दिया। निगम पार्षद बबीता खन्ना ने कहा कि अतिक्रमण के लिए खास समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं। क्षेत्र के अंदर रेहड़ी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। वहीं पार्षद गीता रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का काम हिंदू मुस्लिम करना है, उन्हें विकास कार्य से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने नाकामियों का ठीकरा हिंदू मुस्लिम करके फोड़ना चाहते हैं। इस मामले में स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन कंचन महेश्वरी ने कहा कि क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए खास समुदाय को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। अतिक्रमण में सभी शामिल हैं। ऐसा कहीं पे भी संभव नहीं होता। मैं किसी ऐसे इस बात का समर्थन नहीं करती। धर्म विशेष को हमें नहीं जोड़ना चाहिए। हम जनता की सेवा के लिए हैं। हमें निश्चित रूप से काम पे अपना ध्यान देना चाहिए। अतिक्रमण में ये कोई भी नहीं है कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, कोई जात नहीं पूछ रहा किसी से, कोई किसी का मजहब नहीं पूछ रहा। हमें अतिक्रमण को कम करना है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही ये नीति अपनाई है उन्होंने कि जहां कोई बात और जहां कुछ उनसे नहीं हो पा रहा है वो लास्ट में हिंदू मुस्लिम कर देते हैं उस बात को। वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। अगर अतिक्रमण बढ़ाए तो पिछले 15 साल से आप क्या कर रहे हो निगम में? अगर आप एक अतिक्रमण हटा नहीं पा रहे हो तो आपको तो निगम छोड़ देना चाहिए। बजाय आप अपनी गलतियों को मतलब सुधारने के, आप उल्टा हिंदू मुस्लिम करके कि मुस्लिम समाज वहां पे रेडी लगा रहा है। ये क्या बात हुई? क्या हर समाज के व्यक्ति को हक नहीं है अपना रोजगार करने? आपको पता है कोरोना का टाइम में किसी भी व्यक्ति के पास आज रोजगार नहीं है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति आज मजबूर है रेडी पट्टी लगाने के लिए, तो आप उसको व्यवस्थित तरीके से कराएं, उसको जगह दें, उसको व्यवस्थित तरीके से लगाएं। ना कि आप ये कहें कि नहीं जी फलाना समुदाय आके वहां पे इंक्रोचमेंट कर रहा है।
ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। भारतीय थे क्योंकि वो जो मीट बेच रहा था, जो चिकन बेच रहा था, वो मुस्लिम ही था। रिकॉर्ड है मैडम, जो आपने बोला वो रिकॉर्ड मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वो मुस्लिम ही था जो मीट बेच रहा था, जो चिकन बेच रहा था। लेकिन उसके अलावा जो अतिक्रमण है, क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जिम्मेदार हैं? आपके कहने से मैंने ये नहीं, मैंने मेरा कहने का ये मतलब था कि वहाँ पिंक टॉयलेट के बाहर जो ये खड़े हुए थे, जो रेडी लगा के खड़े थे, मीट चिकन जो ये बेच रहे थे, ये सब मोमडन लोग थे। ये नहीं कि सारे 7-8 रेडिया मोमडन्स की थी। आपने कहा तो है, आपने तो कहा तो है ज्यादा वही नो लिट्टी चोखा वाला बंद थी दुकान, उसकी रेडी जरूर पड़ी थी लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ था। और जितनी भी वहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे वहाँ कोई खड़ा नहीं था। जो दूसरी दुकान थी, सिर्फ यहाँ पर ये जो मटन चिकन वाले थे ये। तो वहीं हफ्ते के पहले दिन देशवासियों पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ी है। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो वहीं विपक्ष सरकार पर महंगाई को लेकर तंज कस रही है। इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह जी हैं। सर, कोरोना काल आया, सब लोगों की नौकरियां चली गई, काफ़ी परेशानियां हुई, ऐसे में अब एलपीजी सिलेंडर बढ़ गया, इसके दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कैसे क्या देखें? देखिए, कोरोना कोई भारत में नहीं आया, पूरे दुनिया में आया और वो चीन से चल के पूरे दुनिया में फैला और पूरी दुनिया पीछे चली गई। जब हम और देशों की अपेक्षा आज भी कोरोना से पीड़ित है कई देश, हम तो भारत ऐसे देश हैं कि आज हमारा 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो गया और देश में आज पड़ रहा है। तो इतना कम समय में प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स को धन्यवाद देते हैं। इतना कम समय में वैक्सीन निकल गया और वो कोई रिएक्शन नहीं है, सबको पड़ रहा है। सर, डीजल पेट्रोल बढ़ेंगे, दाम बढ़ेंगे तो और चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन तो उसी से होता है। भाई, आमदनी भी तो बढ़ रहा है। सर, रोजगार तो चलेगा ना कोरोना काल में सबको रोजगार चल रहा है। कोरोना काल को हम लोग झेल रहे हैं। पहले तो गांव में भुखमरी हुआ करता था, हम तो गांव से आते हैं ना जी। मैं तो देखता हूं कि अब गांव में भुखमरी ही नहीं है। अब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोग बाहर जाता है, खाने के लिए कोई अब अकाल पड़ता था, पहले भुखमरी का शिकार होता था। कांग्रेस की सरकार के टाइम में सस्ती रोटी की दुकानें खुलती थी, एक टका में 6 रोटियां मिलती थी। वो स्थिति नहीं है, लोगों का आमदनी बढ़ा है। एक एक गांव में एक मोटरसाइकिल हुआ करता था, हम लोग कभी आता था देखने जाते थे। अब जितने परिवार हैं उतने मोटरसाइकिल हैं, अगर 4 भाई तो 4 मोटरसाइकिल हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन देखिए, ये फ्लॉप हो जाएगा। और किसान आंदोलन जो किया है ये लोग, ये किसानों के हित की बात नहीं किया है। किसानों का हित के बाद जब उनको मौका मिला तो कांग्रेस वाला करवा रहा है। एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए जितनी पार्टियां हैं सब मिलकर के ये आंदोलन करवा रहा है। क्या 26 जनवरी के दिन जहां देश का संविधान का निर्माण हुआ, उस दिन इस तरह का लाल किले में करना चाहिए किसानों को, किसान आंदोलन में कार्ड पर? जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, जिनका कहना है कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, फिर भी कोई बात है तो किसानों से सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो देश में इस साल जनवरी से लेकर अब तक रसोई गैस में 2 बार वृद्धि की जा चुकी है। जनवरी महीने के अंदर सिलेंडर के दाम 694 रुपए थे और जनवरी महीने में वृद्धि कर उसे 719 रुपए का कर दिया गया था। लेकिन आज फिर से फरवरी में करीब 50 रुपए रसोई गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना यह है कि लगातार बढ़ते रसोई गैस मूल्य से उनका घरेलू बजट बिगड़ रहा है। दाम बढ़े हैं सिलेंडर पर, क्या आप कहते हैं इसमें? जी, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, सही कह रहे हैं आप। जनवरी में 25 रुपये बढ़े थे, आज 50 रुपये बढ़ गए, सिलेंडर 770 रुपये हो गया है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है। ये बढ़े हुए दाम आपके लिए किस तरह मुसीबत का सबब है? जी, नौकरी धंधे हैं नहीं, अभी नौकरियां हैं नहीं और ऊपर से इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो हमारे लिए तो सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस तरह आपने कहा कि काम धंधे नहीं, क्या ये कोरोना से रिलेटेड है? वैसे पहले से भी काफ़ी बेरोजगारी हो रही थी कोरोना की वजह से, तो और लॉकडाउन की वजह से सब नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगी, सिलेंडर आपको कितना इफेक्ट करेगा 50 रुपये जो बढ़ा है? बहुत अब फ़र्क पड़ेगा कि महीने में कम से कम 1 सिलेंडर तो चाहिए। सब्जियां भी महंगी हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमें बच्चे की एजुकेशन में से थोड़ा वो कट करना पड़ेगा। 50 रुपये बढ़े गैस पर,
सर ये 50 रुपये आज दिख रहा है आपको इस महीने में, पिछले महीने में इन्होंने 25 रुपये बढ़ाया, फिर से इस महीने 50 रुपये। ये मोदी सरकार का, मैं देखिए मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, बट जो आज का जो सरकार का जो एक्शन लिया जा रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, आपका हमारा गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, अगर हम 50 रुपये को कैलकुलेट करें हमारे दिनचर्या के अंदर, तो गाड़ी है, डीजल है, पेट्रोल है, तो हमारा कम से कम 50 रुपये के बदले 5,000 का इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पूरे मंथली खर्चे के ऊपर। तो आज ये सिलेंडर का एक ऐसी बेसिक चीज़ थी, ये बोलते थे मैं फ्री में सिलेंडर देता हूँ, लेकिन जो हम लोग पे कर रहे हैं, आपकी सब्सिडी कल हमारा कम हो गया है, पहले हमारा सब्सिडी ज़्यादा मिलता था, उसको भी इन्होंने डाउन कर दिया है। ऊपर से किराया और ये सारी चीज़ें, आज आफ्टर कोरोना बिजनेस ठप हो गया, जॉब नहीं है हमारे पास, बिजनेस ना हमारा चल नहीं पा रहा है, उसके बावजूद भी ये जो इस सब चीज़ों का जो इफेक्ट इन्होंने डाला हुआ है, सरकार को कम से कम अभी 1 साल तक हमें आम जनता को इस तरह की महंगाई भत्ते से, या महंगाई के सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, अब अभी कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ और इन्होंने महंगाई का फिर से एक दूसरा हमारे ऊपर मार ठोक दिया है। तो मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट मेरे को लगता है कि सरकार ने एक गलत कदम उठाया है इस बात पर। तो ये थे तमाम स्थानीय लोग जो इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में कि जनवरी में 25 रुपया बढ़ा और फिर फरवरी में सरकार ने 50 रुपया गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिया। रसोई गैस सिलेंडर के 50 रुपया अब लोगों की नाराजगी का कारण बन रहे हैं। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया। तो राजधानी दिल्ली के उत्तरी के सराय रोहिला थाना पुलिस ने 2 कुख्यात मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से कई मोबाइल फोन भी बरामद किए। आरोपियों ने 2 दिन पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों ने कई लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के तीसरे साथी की भी तलाश तेज कर दी है। कई मोबाइल इनके पास से बरामद किए गए, जो कि उन संबंधित लोगों को वापस किए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली साउथ की दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियारों की तस्करी के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से कई अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कैंट थाना पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियार जो सप्लाई करते हैं वो लोग थाने के एरिया से निकलने वाले हैं। पुलिस को जैसी सूचना लगी तो पुलिस ने एक टीम को बना करके छापेमारी करने की एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बनाने के साथ ही पुलिस ने छापेमारी करके 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। और 4 लोगों को अरेस्ट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि पुलिस को उनके पास से कई पिस्टल बरामद हुई हैं, कई अवैध हथियार बरामद हुए हैं और जिंदा कारतूस बरामद हुए। और इसके साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले में मैं आपको बताऊं कि जो आरोपी 4 आरोपी जिनको पकड़ा है उनके साथ ही 11 मामलों को सुलझाने का दावा किया है और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली के लीगल अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी कमलजीत अरोड़ा ने ट्रैफिक चालान को लेकर संवाददाता कमल किशोर से खास बातचीत की। दोस्तों, मैं हूं कमल किशोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूं पटियाला और कोर्ट के अंदर, जहां आज चालान को लेकर लोक अदालत लगाई गई थी और मेरे साथ जज बैठे हैं हमारे कमलजीत अरोड़ा जी। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आज लोक अदालत जो लगाई गई है उसके अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया इनकी रही है और क्या क्या कहाँ इन्होंने लोक अदालत लगाई है। जी सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि जो हमारी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट के माध्यम से दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्य क्षेत्र में आता है कि हम समय समय पर लोक अदालत का गठन करें। तो ट्रैफिक चालान्स को लेके दिल्ली के लोगों में काफ़ी टाइम से थोड़ा रोष था कि उनके ट्रैफिक चालान नहीं भुगताए जा रहे। तो एक लोक अदालत हमने लगाई थी 12 दिसंबर को और उसके बाद आज हमने लोक अदालत लगाई है। इनिशियली हमारा ये था कि आज 14 फरवरी को हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस अथॉरिटी के 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस 25 साल पूरे होने पर हमने ऐसा सोचा कि दिल्ली में लोगों के घर जाके उनके डोर स्टेप पे इस लोक अदालत का गठन किया जाए। तो दिल्ली में हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन्हीं 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हर डिस्ट्रिक्ट में हमने 3 जगह आइडेंटिफाई किया और वहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ टाई अप करके और इन 33 लोकेशन पे हमने आज पहले क्रियान्वित किया था कि हम लोक अदालत गठित करेंगे। उसके बाद कुछ लॉयर्स की तरफ से ये रोष था कि आप
कोर्ट को छोड़ के और लोगों के बीच जाके क्यों अदालत होल्ड कर रहे हैं, लोक अदालत। तो फिर उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने दिल्ली के सारे जितने भी कोर्ट्स हैं, कड़कड़ुमा कोर्ट्स, 30 हज़ारी कोर्ट्स, द्वारका कोर्ट्स, रोहिणी कोर्ट्स, पटियाला हाउस कोर्ट्स और साकेत, इन कोर्ट्स में भी आज ट्रैफिक की लोक अदालत का गठन किया। कोर्ट के अलावा जैसे कोई स्कूल वगैरह में आपने कहीं टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में 33 लोकेशंस हैं। उन 33 लोकेशंस में कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स हैं और कुछ ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपना सेटअप हमें इसके लिए मुहैया कराया। और उनका कहना ये था कि अगर आप लोगों के लिए उनके बीच में आके ये काम कर सकते हैं तो हम भी काफ़ी जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग थे वो सामने आए और उन्होंने अपनी प्लेस पे हमें लोक अदालत लगाने का मौका दिया। जिस तरीके से लोगों के जो चालान थे, कई तरीके के चालान आ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो चालान थे, इसमें जो चालानों को देखकर क्या कोई रियायत भी करी गई है? डेफिनेटली देखिए, ऐसा है कि लोक अदालत, इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि ये जनता की अदालत है, लोगों की अदालत है। तो इसमें जो नॉर्मल जितना भी फाइन होता है उससे काफ़ी कम फाइन में लोगों के चालान जो हैं, जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, तो इसमें इस लोक अदालत में सिर्फ जो कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान्स थे वो लिए गए। और इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है और कोर्ट से भी हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो लोक अदालत जज की तरह एक्ट करते हैं और जितना नॉर्मल फाइन था उससे काफ़ी कम फाइन इसमें इम्पोज हुआ। तो आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी जो चालानों को लेकर लोक अदालत पे आगे किस तरीके से आप इसको और बढ़ावा? देखिए, ऐसा है कि आज सुबह से ही मैं अलग अलग लोकेशंस पे मैंने खुद विजिट किया, देखा वहाँ पे लोगों का एक्साइटमेंट देखा। लोगों ने काफ़ी जगह पे अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भाई आपने काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव लिया जो हमारे बीच में आके और ये कार्य स्थापित किया या इस लोक अदालत का गठन किया। और काफ़ी लोगों ने की तरफ से हमें रिक्वेस्ट भी आई है जिनके एरियाज़ में हम नहीं कर पाए कि जी नेक्स्ट टाइम आप हमारे एरियाज़ में करें। तो आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम इस चीज़ को और आगे ले जाएंगे और लोगों को ताकि उनके डोर स्टेप पे न्याय मिल सके। तकरीबन कितने लोगों का आज जो लोक अदालत के अंदर जो चालान का जो भुगतान किया गया? देखिए, अभी एक्चुअल जो फाइनल फिगर्स हैं वो मेरे पास नहीं आए हैं, अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे क्योंकि अभी भी काफ़ी जगह लोक अदालत चल रही है। जितने चालान्स जनरेट हो गए हैं अभी भी दे आर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कंसर्न लोक अदालत जजेस और थोड़ी देर तक मेरे पास फाइनल फिगर आ जाएगी। लेकिन अभी मैं एज एन एस्टीमेट जितना मैंने खुद जाके देखा और जितना कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में फुटफॉल था उस सब को देखते हुए मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि 75,000 से ज़्यादा चालान डिस्पोज ऑफ आज हो गए होंगे। धन्यवाद हमारे पास। तो ये थे हमारे माननीय जज, उन्होंने हमसे बात करी है अरोड़ा जी से। तो किस तरीके से जो ये जो लोक अदालत को जो चालान आज भुगतान कर रहे हैं, किस तरीके का प्रावधान उन्होंने किया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चालान आ रहे थे उन पे भी उन्होंने रियायत की है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दोस्तों, तो वहीं दिल्ली में हुक्काबार लगातार नौजवानों को अपनी चपेट में ले रही है। वहीं दिल्ली पुलिस भी कार्रवाई करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में पंजाबी बाग क्लब रोड पर एक रेस्टोरेंट में अवैध हुक्काबार पर कार्रवाई की गई, जहां बीती रात हुक्काबार चलाने के आरोप में 3 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर हैरानी है कि आखिर खुलेआम हुक्काबार जैसे गैर कानूनी काम को कैसे अंजाम दिया जा रहा था। देखिए हमारे संवाददाता गुलशन सैफी की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में अवैध हुक्का बार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार हुक्का बार की शिकायतें प्रशासन को मिलती रहती हैं, दिल्ली पुलिस को मिलती रहती है। इसकी ताज़ा वानगी में पंजाबी बाग क्लब रोड पर एयर नाम का एक रेस्टोरेंट जो बीती रात हुक्का बार की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। यहाँ की स्थानीय डीसीपी उर्विजा गोयल ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके खिलाफ आईपीसी की धारा 269 और तंबाकू अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल अब भी है कि आखिर ये दिल्ली से हुक्का बार कब खत्म होंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज में पुलिस ने नकली नोटों के साथ सैयद मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नकली नोट भी बरामद किए गए, साथ ही आरोपी के पास से प्रिंटर भी जब्त किया गया। आरोपी पिछले कई महीनों से नकली नोट का काम कर रहा था। थाने की पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कोरोना महामारी के चलते लोग पूरी दुनिया परेशान थी। वहीं ये व्यक्ति जिसका नाम है सैयद मोहम्मद इमरान खान खाना दरियागंज, प्रिंटर लगाकर नकली नोटों का व्यापार करता था। लेकिन कल पहाड़गंज इलाके में जैसे ही अपनी नकली नोटों को लेकर
इसने चलाने की कोशिश, लेकिन उसी दौरान पहाड़गंज पुलिस की इस पर नज़र पड़ी। जब पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू की तो पता चला कि नकली नोटों का जो व्यापार है ये कोरोना काल के समय से ही चला रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो स्त्री अकाली दल दिल्ली स्टेट की ओर से किसानों की सलामती और जेलों में बंद किसानों की रिहाई के लिए श्री अखंड पाठ किया गया। इस अखंड पाठ के द्वारा सरकार से गुहार लगाई गई कि सरकार किसानों के बारे में सोचे। अगर किसान नहीं चाहते हैं नया कृषि कानून तो सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और जो किसान 26 जनवरी से लापता हैं या जेल में हैं उनको सरकार रिहा करे। ये जो पाठ करा गया है 26 नवंबर से हमारे किसान भाई बहन जो कि मोर्चे में बैठे हुए हैं तीनों बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पे। 26 जनवरी को जो परेड हुई थी उसमें हमारे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनके लापता हुए हैं, बच्चे और बुजुर्ग भी लापता हो गए थे और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं जो कि नाजायज़ केस चल रहे हैं। तो हमने ये सारा स्त्री अकाली दल की तरफ से अखंड पाठ साहब रखाया और संगति रूप में अरदास करी कि जो बच्चे लापता हैं वो अपने घरों में आएँ और जिनके ऊपर केस बने हैं वो केस वापस हो ताकि वो अपने आराम से उनका मतलब जीवन बर्बाद ना हो, वो सारे अपने अपने घरों में जा सकें उनकी। और खास करके ये अरदास भी की गई है कि जो काले कानून है वो वापस हो और सारी संगत के रूप में ये अरदास करिए स्त्री अकाली दल की पूरी लेडीज़ ने इकट्ठी होकर, ताकि वो किसान जो मोर्चा लगा कर बैठे हुए हैं वो अपने मिशन में कामयाब और अपने अपने घर को जाएँ। रिहाई के लिए तो अरदास की गई है, लेकिन जो जुडिशल ग्राउंड्स पर जो काम हो रहा है वो यही हो रहा है कि सरकार को किसी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़रिए पहली बात तो जांच करनी चाहिए कि किन लोगों ने उन नौजवानों को उकसाया है या भड़काया है। दूसरी बात है कि क्या उन पर कोई दोष साबित होता है। तीसरी बात यह है कि क्या वहाँ पर राष्ट्रीय झंडे के किसी तरह के साथ कोई नुकसान या कोई क्षति पहुँचाई गई। जब ये सारे दोष साबित नहीं होते तो किन दोषों के आधार पर उन बच्चों पर जो केस हैं वो किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जुडिशल ग्राउंड्स की बात है। दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पुलिस की नजायज़ हिरासत में, उनको अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। सो उनके लिए भी जो कानूनी तौर पर प्रक्रिया की ज़रूरत थी कि उन बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाए, जो उन पर भी धाराएँ लगती हैं वो धाराएँ लगाकर उनको जेल में भेज दिया जाए, उसके आगे जो फिर उसकी प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो सके। तो रिहाई। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर एरिया में मर्डर केस में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जानकारी के अनुसार कुछ दोस्तों में कहासुनी हुई थी जिसके बाद रात में गाली गलौज की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि गाली गलौज का बदला लेने के लिए गाजीपुर मंडी में शराब पीने के बहाने से दोस्त को बुलाया और फिर बाद में उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसके सर को पत्थर से कुचल दिया गया जिससे कि पहचान ना हो सके। तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली, जो हमारा बीट पेट्रोलिंग स्टाफ है उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि पेपर मार्केट में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसके सर को पत्थर से कुचला हुआ है। इसमें फिर तुरंत हमने पुलिस टीम गई वहाँ पर और वहाँ पर क्राइम टीम से भी पूरा उसका मुआयना कराया। इसमें इनिशियली तो अनआइडेंटिफाइड थी डेड बॉडी, बाद में उसकी पॉकेट से एक आई कार्ड मिला था, उस आई कार्ड से आइडेंटिफाई हुआ था। ये विक्टिम है, आयुष नाम था इनका, ये खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला था। इसके बाद इनके घर परिवार के लोगों से और बाकी लोगों से पूछताछ की गई और यार दोस्त जिनके साथ बैठते हैं उनसे भी पूछताछ की गई। तो पूछताछ में इस तरह की बात निकली कि इनका दोस्तों का मसूरी जाने का एक प्लान बना और वो प्लान लेकिन समहाउ मटेरियलाइज नहीं हो पाया क्योंकि ये जो विक्टिम हैं ये अपने कोई गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए ग्वालियर जाना चाह रहे थे। तो वहाँ पर इनका झगड़ा हुआ दोस्तों के बीच में और कुछ गाली गलौज हुई। तो जो प्रेजेंट जो हमारे केस में जो एक्यूज्ड हैं उसमें से एक के साथ गाली गलौज हुई, तो उसने अपनी इस गाली गलौज का जो बदला लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया और यहाँ पर इस पेपर मार्केट में इसको बुलाया कि मिलके यहाँ पे शराब पिएंगे और इन्होंने कुछ ग्लास बॉटल्स और जो नमकीन वगैरह वो सब चीज़ें भी ली, वो सब हमको स्पॉट से बरामद भी हुए। तो वहाँ पर जो इसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है वो एक जुवेनाइल है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके पहले इसका गला दबाया और इसको चोक करने की कोशिश की और उसके बाद इसके सर पे पत्थर मार के। तो इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।